जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, लीनियर और एंगुलर मोमेंटम जो होता है या एनर्जी जो होता है ये कंजर्व रहता है। तो हम एक एक करके इसमें देख रहे थे। तो सबसे पहला केस अभी हम लोगों ने देखा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का कंजर्वेशन। तो इसको हम जनरलाइज इस तरह से कर सकते हैं कि लो एनर्जी रिएक्शंस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कंजर्व रहते हैं, बट हाई एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो म्यूजॉन्स का एमिशन होता है और एंटी पार्टिकल्स का एमिशन होता है, और इस केस में जो प्रोटॉन होता है उसका एनिलेशन होता है। प्रोटॉन खत्म होकर के दूसरे जो पार्टिकल्स होते हैं वो बनते हैं, जिस वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कंजर्व नहीं रह पाते। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में चेंज आएगा तो जो मास नंबर है या एटॉमिक नंबर है उसमें भी चेंज आएगा। ये पहला पार्ट था यहाँ पर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ये, बेसिकली हमने फिजिक्स में भी ये पढ़ा होगा कि जो लीनियर और एंगुलर मोमेंटम होता है किसी प्रोसेस में पहले और बाद में जो होता है वो कंजर्व रहता है। तो जैसे पहले हम केस देख रहे हैं यहाँ पे लीनियर मोमेंटम का केस। जो इनिशियल मोमेंटम है किसी प्रोजेक्टाइल पार्टिकल का, किसी कोई पार्टिकल आ रहा है, प्रोजेक्टाइल पार्टिकल आ रहा है, इसको मैं इस तरह से लिख दे रहा हूँ कि ये कोई प्रोजेक्टाइल है और ये जाके टकरा रहा है किसी बड़े न्यूक्लियस से या किसी टारगेट न्यूक्लियस से। तो जब ये टारगेट न्यूक्लियस से जाके टकराता है तो ये यहाँ पर क्या करता है, एक कंपाउंड न्यूक्लियस बना लेते हैं दोनों मिलकर। इसमें क्या होता है, जो टारगेट न्यूक्लियस होता है वो भी होता है और जो प्रोजेक्टाइल होता है वो भी होता है। तो ये दोनों क्या करते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ कि ये क्या है, प्रोजेक्टाइल है और यहाँ पर क्या है, टारगेट न्यूक्लियाई है। ठीक है। तो अब यहाँ पर से प्रोजेक्टाइल का मास जो था m, इसकी वेलोसिटी थी स्मॉल v, और जो ये प्रोजेक्टाइल का मास था स्मॉल m और उसकी वेलोसिटी थी स्मॉल v। जो ये हमारा टारगेट न्यूक्लियस था इसकी वेलोसिटी को 0 मान लेते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये रेस्ट पे है। ये कंपाउंड न्यूक्लियस है, प्रोजेक्टाइल से एनर्जी लेकर के हो सकता है कि कुछ वेलोसिटी अटेन कर ले, जिसे हम कैपिटल V लिख रहे हैं, और टोटल मास यहाँ पे क्या हो जाएगा, m प्लस कैपिटल M। एंगुलर मोमेंटम होगा पहले और बाद में। पहले क्या रहा होगा एंगुलर मोमेंटम mv, सिर्फ एक ही पार्टिकल मूव कर रहा था तो इस तरह से हो जाएगा, और बाद में क्या हो जाएगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू कैपिटल V। तो इसको मैंने यहाँ पर इस तरह से एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है, mv इज इक्वल टू m स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू v। तो m क्या है यहाँ पर, टारगेट न्यूक्लियस जो था उसका मास, उसको हमने रेस्ट पे माना हुआ है। v वेलोसिटी यहाँ पे कंपाउंड न्यूक्लियस की, ये जो न्यूक्लियस फॉर्म हुआ है इसके बाद प्रोजेक्टाइल और टारगेट न्यूक्लियस को जोड़ करके मिल करके यहाँ पर कंपाउंड न्यूक्लियस फॉर्म हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे तो यहाँ से जो वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी कंपाउंड न्यूक्लियस की, वो हम निकाल सकते हैं। सो लीनियर मोमेंटम का केस देख रहे थे यहाँ पे कि लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शन। इसके बाद अब हम देख रहे हैं यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम। जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उनमें जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है ये भी कंजर्व रहता है। अब हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा किसी प्रोजेक्टाइल पार्टिकल का, उसको हम बोल देते हैं स्मॉल एल, और उसकी स्पिन बोल देते हैं स्मॉल एस। जैसे कोई पार्टिकल आ रहा है, प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है, ये मैं इसको पी लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। तो इससे जुड़ा हुआ यहाँ पर दो तरह का मोशन होगा, और हो सकता है कि ये मतलब इससे जुड़ा हुआ जो ऑर्बिटल मोमेंटम होगा ये दो तरीके का होगा, एल प्लस, एक एल इसमें कंपोनेंट होगा और एक एस कंपोनेंट होगा, स्पिन कंपोनेंट होगा। तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा यहाँ पर ये कैसे दिया जाएगा, इन दोनों के सम से। और जो टारगेट एंगुलर मोमेंटम होगा उसको हमने आई डैश करके लिख दिया इस तरीके से कि आई डैश है उसका एंगुलर मोमेंटम। तो मैं इस तरह से लिख रहा हूँ कि ये कोई टारगेट न्यूक्लियस है और इसका एंगुलर मोमेंटम आई डैश लिख दिया है, और इन दोनों के जोड़ से जो एंगुलर मोमेंटम आएगा उसको आई लिख। तो हम कैसे समझ रहे हैं कि भाई न्यूक्लियर रिएक्शन से पहले और न्यूक्लियर रिएक्शन के बाद जो इनका एंगुलर मोमेंटम होगा, यहाँ पे आई, इसका इंडिविजुअली आई रहा होगा, इसका आई डैश रहा होगा, और यहाँ पे भी जब ये कंपाउंड न्यूक्लियस बना लेंगे, ये प्रोजेक्टाइल और जो न्यूक्लियस होगा ये आपस में क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। मैंने इसको अभी थोड़ा सेपरेट करके दिखाया, लेकिन जो एक्चुअली प्रोजेक्टाइल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है। तो इसको मैं कलेक्टिवली इस तरह से लिख दे रहा हूँ, ये क्या बन गया यहाँ पर, ऐसे ये कंपाउंड न्यूक्लियस बन गया है, और इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा, आई प्लस आई डैश। तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा ये भी कंजर्व रहेगा ड्यूरिंग दिस न्यूक्लियर रिएक्शन। तो कंपाउंड न्यूक्लियस का एंगुलर मोमेंटम आराम से निकाल सकते हैं। हमें इंडिविजुअल पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम पता होना चाहिए और जो टारगेट न्यूक्लियस था उसका एंगुलर मोमेंटम पता होना चाहिए। दोनों को जोड़ करके हम जो कंपाउंड न्यूक्लियस है उसका एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। देन इसके बाद हम देख रहे हैं केस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। तो ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोडक्ट की एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी जो होती है ये बराबर होती है, चाहे इसमें हम रेस्ट मास एनर्जी की बात करें या काइनेटिक एनर्जी की बात करें, मतलब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों की अगर हम बात करें
तो चाहे हम रिएक्टेंट की बात करें और प्रोडक्ट की बात करें, दोनों के लिए जो टोटल एनर्जी निकल के आएगी वो क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो टोटल एनर्जी होती है ये कंजर्व रहती है ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शन। तो इसको हम इस तरह से लिख रहे हैं कि ये यहाँ पर एक क्या है, ये टारगेट न्यूक्लियस है, ये यहाँ पे प्रोजेक्टाइल है, ये यहाँ पर इजेक्टाइल है, और यहाँ पर ये प्रोडक्ट न्यूक्लिड है। तो हम यहाँ पर इंडिविजुअली इनका रेस्ट मास निकालने के लिए हमें रेस्ट मास निकालना पड़ेगा, और रेस्ट मास को 931 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एनर्जी पता चल जाएगी। और ये यहाँ पर क्या है, ये जो है काइनेटिक एनर्जी है प्रोजेक्टाइल का। इसी तरह से ईबी क्या है यहाँ पे, ये काइनेटिक एनर्जी है इजेक्टाइल का। तो प्रोजेक्टाइल और इजेक्टाइल के लिए हम काइनेटिक एनर्जी वैल्यू ले रहे हैं, और जो यहाँ पर हमारा टारगेट न्यूक्लियस था और प्रोडक्ट न्यूक्लियस जो था, इनके लिए हम इनका मास निकाल करके जो मास वैल्यूज है उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हमने मास किसका लिया है, एक तो एक्स का लिया है, और जो हमारा प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है उसका भी मास लिया है। जो भी मास वैल्यूज है उनको जोड़ करके 931 से मल्टीप्लाई करा है हमने। और काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू थी, काइनेटिक एनर्जी वैल्यू हमने इसी के लिए क्यों ली है, क्योंकि हमने ये माना है ये जो टारगेट न्यूक्लियोटाइड था ये, अब यहाँ पर हमने EY भी लिखा हुआ है इस इक्वेशन में। EY का मतलब क्या है यहाँ पे, कि हो सकता है कि जो कंपाउंड न्यूक्लियस फॉर्म होगा इसके कंबाइन करने के बाद प्रोजेक्टाइल और जो टारगेट न्यूक्लियस था, ये कंबाइन जब करेंगे तो कंपाउंड न्यूक्लियस फॉर्म होगा, तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी या उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, तो इसलिए हमने EY भी लिखा हुआ है। तो ये इक्वेशन जो है ये होल्ड करेगी न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए। तो क्या बताया मैंने यहाँ पे कि जो मास पार्टिकल्स है उनका मास निकाल करके जान करके 931 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जो भी पार्टिकल्स मूव करेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी ले लेंगे। तो रिएक्टेंट साइड में अलग ले लेंगे, प्रोडक्ट साइड में अलग ले लेंगे, और दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को थोड़ा सा रिअरेंज करा है, रिअरेंज करके हमने मास वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया है, और जो काइनेटिक एनर्जी वैल्यूज थी उनको राइट हैंड साइड में ले लिया है। और यहाँ पर जो ये काइनेटिक एनर्जी वैल्यूज हैं इनको हमने जनरलाइज करके Q लिख लिया है। Q का मतलब क्या है, यहाँ पर Q को डिफाइन करा जा रहा है यहाँ पर एज एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। ये जो वैल्यू था mx प्लस my माइनस mb माइनस my, इसकी जगह हमने कलेक्टिवली यहाँ पर लिख दिया है डेल्टा m, जिसको हम बोल रहे हैं मास लॉस। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो मास लॉस है या जो Q है ये रिलेटेड है किससे, एंथैल्पी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन से। अगर हमें यहाँ पर डेल्टा m निकाल लेंगे और Q की वैल्यू निकाल लेंगे तो हम ये पता लगा लेंगे रिएक्शन में कितना हीट का चेंज आया है। बेसिकली जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है दो टाइप की होती हैं, एक्सोअर्जिक रिएक्शंस होती हैं। एक्सोअर्जिक रिएक्शंस में क्या होता है, रिएक्शन के दौरान जो होती है हीट निकलती है, हीट का रिलीज होता है। और एंडोअर्जिक रिएक्शंस होती हैं जिसमें हीट जो होती है वो हमको देनी पड़ती है। मतलब जैसे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक होता है नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस के लिए, वैसे ही न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए ये टर्म एक्सोअर्जिक और एंडोअर्जिक यूज करा जाता है। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने जो न्यूक्लियर रिएक्शन वाला पार्ट बचा हुआ था उसको कवर अप करा है। न्यूक्लियर रिएक्शन क्रॉस सेक्शन की हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको देख रहे हैं हम लोग। तो न्यूक्लियर रिएक्शन क्रॉस सेक्शन को कैसे डिफाइन कर देते हैं कि इट इज द नंबर ऑफ रिएक्शंस ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। किसी पर्टिकुलर टाइप की रिएक्शंस को से हम उसको ith टाइप बोल देते हैं कि ये कोई ith टाइप रिएक्शन है जो हो रही होगी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मतलब एक गिवन एरिया में पर सेंटीमीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, एरिया की यूनिट होती है। और पर सेकंड लिया हमने, पर सेकंड का मतलब एक सेकंड के अंदर एक क्रॉस सेक्शन एरिया में कितनी रिएक्शंस हो रही हैं किसी पर्टिकुलर टाइप की, ठीक है, अंडर द कंडीशन ऑफ यूनिट डेंसिटी ऑफ टारगेट न्यूक्लियाई। यूनिट डेंसिटी ऑफ टारगेट न्यूक्लियाई मतलब जो टारगेट न्यूक्लियाई डेंसिटी है, मतलब टारगेट न्यूक्लियाई जो है उनको हम उसकी डेंसिटी हमने 1 माना हुआ है, और जो फ्लक्स डेंसिटी है वो क्या हुआ है उसको भी हमने 1 माना हुआ है। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, इसे कोई यहाँ पर कंटेनर है जिसमें क्या है न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रही है। इस कंटेनर के अंदर हमने जो टारगेट न्यूक्लियाइड्स हैं उनको रखा हुआ है। टारगेट न्यूक्लियाइड का एक सैंपल ले रखा है हमने, उसको हमने यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। दिस इज व्हाट टारगेट न्यूक्लियाइड। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो प्रोजेक्टाइल थे जिन्होंने रिएक्शन को इनिशिएट करना है उनको हम क्या कर रहे हैं, किसी एक साइड से इस सैंपल पे डाल रहे हैं। जो टारगेट न्यूक्लियाइड का सैंपल है उस पे इसको डालना है। तो हमने क्या बोला यहाँ पर कि जो यहाँ पे डेंसिटी ली है हमने टारगेट न्यूक्लियाइड्स की, इसकी डेंसिटी ली है यूनिट, मतलब इसकी वैल्यू हमने 1 ली है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इस तरीके से। और प्रोजेक्ट का जो फ्लक्स लिया है, मतलब एक सेकेंड में कितने प्रोजेक्टाइल पार्टिकल इससे पास होंगे उसकी भी यूनिट हमने मतलब 1 लिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसिडर करते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे कंसिडर करेंगे हम लोग, इस तरह से, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है यहाँ पर हो सकता है कि कुछ न्यूक्लियाइड्स प्रेजेंट हो इस एरिया में।
कुछ न्यूक्लियाइड्स प्रेजेंट हो जिनसे प्रोजेक्टाइल टकरा रहा हो, ठीक है, और न्यूक्लियर रिएक्शन भी हो रही हो। टकराने से मतलब ये नहीं है कि टकरा, ऐसा भी हो सकता है कि टकरा के चला जाए, टकरा करके जो न्यूक्लियाइड है वो उसको कैप्चर कर ले, प्रोजेक्टाइल को पकड़ ले और रिएक्शन में चला जाए। यहाँ पे ऐसी कितनी रिएक्शंस हो रही होंगी, न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रही होंगी, उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, रिएक्शन क्रॉस सेक्शन। रिएक्शन क्रॉस सेक्शन जो है ये क्या बता रहा है यहाँ पे कि एक यूनिट एरिया में 1 सेकंड के अंदर कितनी न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रही है, ठीक है। और ऑब्वियस है कि अगर हमें रिएक्शन के रेट को देखना होता है तो वो भी हम इसी तरीके से देखते हैं, बट यहाँ पर क्या है कि जो हम रिएक्शन रेट है वो हम एक पर्टिकुलर रीजन में देख रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में देख रहे हैं। तो हम इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन होता है ये न्यूक्लियर रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड होता है। जितना ज्यादा न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन होगा, यानी कि एक गिवन एरिया में जितनी ज्यादा प्रोजेक्टाइल टारगेट न्यूक्लियाइड से कैप्चर करे जाएंगे और न्यूक्लियर रिएक्शन में जाएगा ये सारा सिस्टम, इसको बोला जाएगा क्या, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन। और ऑब्वियस है कि जितना ज्यादा न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन होगा उतना ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्शन का रेट होगा। तो न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन जो होता है ये न्यूक्लियर रिएक्शन के रेट से जुड़ा हुआ होता है। और जैसे अगर हम न्यूट्रॉन कैप्चर रिएक्शंस की अगर हम बात करें कि जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी न्यूट्रॉन्स की, न्यूट्रॉन जितनी गति से आएगा यहाँ पर, उतना कम यहाँ पर रिएक्शन क्रॉस सेक्शन होगा। ऑब्वियस है कि अगर पार्टिकल बहुत तेजी से निकल रहा होगा तो वो तेजी से निकलते निकलते क्या होगा, इस बॉक्स से बाहर निकल जाएगा, हो सकता है वो किसी न्यूक्लियाइड से टकराए। लेकिन अगर वो धीरे धीरे चल रहा होगा तो हो सकता है कि कोई न्यूक्लियाइड उसे कैप्चर कर ले, पकड़ ले और न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाए। तो ऑब्वियस है कि पार्टिकल अगर तेज चल रहा होगा, जैसे न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें कि अगर वो तेज चल रहे होंगे, ज्यादा एनर्जी होगी उनकी, तो न्यूक्लियर जो रिएक्शन क्रॉस सेक्शन है ये कम हो जाएगा। और अगर पार्टिकल धीरे चल रहा होगा तो न्यूक्लियर जो रिएक्शन क्रॉस सेक्शन है ये ज्यादा हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में पूछ सकते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्रॉस सेक्शन का पार्टिकल की वेलोसिटी से क्या रिलेशन होता है। यहाँ पे न्यूट्रॉन की बात इसलिए करिए क्योंकि इस पे चार्ज नहीं होता, जो न्यूक्लियाइड पार्टिकल्स हैं उनके चार्ज से प्रभावित नहीं होगा न्यूट्रॉन, इसलिए यहाँ पे न्यूट्रॉन की बात करी गई है। ओके, इसके बाद अभी हमने कंपाउंड न्यूक्लियस का कंसेप्ट देखना है, नेक्स्ट जो पार्ट है। तो बेसिकली कंपाउंड न्यूक्लियस क्या होता है कि जैसे मैंने अभी दिखाया भी था आप लोगों को कि एक कोई प्रोजेक्टाइल और कोई टारगेट न्यूक्लियाइड ये कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके क्या करते हैं, एक ऐसा सिस्टम बना लेते हैं जिसमें क्या होता है, ये दोनों कोएग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये जो सिस्टम होता है इसे हम क्या बोल देते हैं, कंपाउंड न्यूक्लियाइड। तो कंपाउंड न्यूक्लियाइड क्या होता है, ऑब्वियसली जो टारगेट न्यूक्लियाइड है इसकी कुछ एनर्जी रही होगी, प्रोजेक्टाइल जो था उसकी भी कुछ एनर्जी रही होगी। जब ये दोनों कंबाइन कर जाते हैं तो जो कंपाउंड न्यूक्लियाइड होती है इसकी एनर्जी जो होती है अब क्या हो जाएगी, E+E' हो जाएगी, मतलब इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। हो सकता है इस एनर्जी का कुछ पार्ट जो होगा उसकी वजह से इसको कुछ वेलोसिटी मिल जाए, वो एक अलग बात है, बट इस पूरे सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और वो एनर्जी किसके पास चली जाएगी, जो ये प्रोजेक्टाइल होता है तो बहुत छोटा पार्टिकल होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, तो ऑब्वियसली जो टारगेट न्यूक्लियाइड है वो एनर्जी किसके पास चली जाएगी, टारगेट न्यूक्लियाइड के पास चली जाएगी। और जो टारगेट न्यूक्लियाइड होता है इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। एक्साइटेड स्टेट क्या होती है मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कंपाउंड न्यूक्लियस में बहुत सारे एक्साइटेड स्टेट्स होती हैं अबव द ग्राउंड लेवल। जैसे मैंने अभी बताया कि न्यूट्रॉन का कैप्चर होगा अगर ऑफ पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट, तो ये जो कंपाउंड न्यूक्लियस है यानी ये जो टारगेट न्यूक्लियाइड था ये हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट में एक्साइटेड स्टेट में चला जाए जब वो क्या करेगा, न्यूट्रॉन को कैप्चर करेगा। तो ऐसा होने को जैसे मैं ऐसे समझता हूँ इसको कि जैसे ये कोई ग्राउंड स्टेट है न्यूक्लियस की और ये कोई एक्साइटेड स्टेट है न्यूक्लियस की, तो वो ग्राउंड लेवल से एक्साइट करके हायर लेवल में अगर जा रहा है तो ऐसा होने को बोलते हैं यहाँ पे रिजोनेंस कैप्चर, ठीक है। न्यूक्लियाइड्स की अलग अलग एक्साइटेड स्टेट्स होती है, मैंने इस बारे में पहले भी बात करी थी, न्यूक्लियर शेल मॉडल में थोड़ा बहुत मैंने ये बात बताई भी थी। तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से रेजोनेंस कैप्चर हो जाएगा, इसके लिए टर्म यूज करी जाती है रेजोनेंस कैप्चर के लिए। और जब हम यहाँ पर जो रिएक्शन क्रॉस सेक्शन होता है सिग्मा जो होता है न्यूट्रॉन की एनर्जी के साथ अगर प्लॉट करते हैं तो हमें जो प्लॉट होता है वो कुछ इस तरह से मिलता है कि अगर हम यहाँ पर न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन जो होता है, रिएक्शन क्रॉस सेक्शन जो होता है उसको सिग्मा को प्रेजेंट करें और यहाँ पर न्यूट्रॉन की एनर्जी को प्लॉट प्रेजेंट करें, तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह की पीक्स मिलती हैं। ये जो पीक्स होती हैं ये रेजोनेंस कैप्चर को शो करती हैं। क्यों? क्योंकि इतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, इतनी न्यूट्रॉन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जो न्यूक्लियस रहा होगा वो किसी पर्टिकुलर अपने ग्राउंड स्टेट से किसी हायर एक्साइटेड स्टेट में चला गया। और जैसे दूसरी पीक मिल रही है हमें, तो ये क्या इस केस में क्या होगा, किसी और हायर स्टेट में चला गया। तो जैसे मैंने यहाँ पे यूरेनियम का केस दे रखा है, यूरेनियम के लिए यहाँ पर जो 3 वैल्यूज मिलती हैं 6, 20 और 38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे,
तो ये 3 पीक्स मिलती हैं रेजोनेंस कैप्चर की वजह से। ऐसी एक यहाँ पर मैंने रिएक्शन दे रखी है नाइट्रोजन 14 से कार्बन 14 के लिए, तो इसमें यहाँ पर इतनी सारी पीक्स मिलती हैं जो रेजोनेंस कैप्चर को शो करती है।